लालपुर नाम का एक बहुत ही खुशनुमा गांव है। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, जब तुम आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भैया, हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। और जब मैं उगता हूँ ना, तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, और तुम्हें तो कोई जल भी तो नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की यह बातें लालपुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान थोड़ी ना है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है बताओ तो जरा। हर किसी का अलग अलग काम है, चंद्रमा भी तो रात को रोशनी देती है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम लोग सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। पर चांद को भी होना जरूरी है। देखो रूपा, हमें चांद की कोई जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। उसका होना या ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बातों को चांद और सूरज दोनों ही सुन रहे थे। यह बातें सुनकर सूरज बहुत ही खुश हुआ, लेकिन चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया और सूरज ने चांद से कहा, देखा भाई, लालपुर के लोग मुझे भगवान भी मानते हैं, और तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं। पर मैं भी तो इन लोगों को रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो इन लोगों की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों की तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं आऊँगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। चंद्रमा को जाने के बाद लालपुर में रात को पूरा अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन इसकी रोशनी बहुत ही कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब तो खेती में बुआई का वक्त भी आ चुका था, इसलिए किसानों को जल्दी उठकर खेतों में बुआई के लिए भी जाना था। पर चांद के ना होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। जल्दी उठो जल्दी। हाँ जी, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें तो चलना चाहिए। वह सब तो ठीक है, लेकिन बाहर कुछ दिख नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही हम चलेंगे। दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो यह दोनों खेत पर निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में बहुत ही धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आएंगे। हाँ रूपा, सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे काम ही नहीं होता, कल आते हैं, चलो। वह आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन जब वह दोनों उठे तो रात को चंद्रमा के ना होने के कारण बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वह दोनों उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करने में मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दिन खत्म होने के बाद अब सूरज लालपुर में ही रहने लगा, जिसकी वजह से दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रहा था। अरे भगवान, थोड़ा जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी तो है। अभी तो दोपहर का समय है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बना लेना। राजू और रूपा बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था, जिसके कारण भूख से राजू का बुरा हाल हो गया। लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो, जाओ। ठीक है जी, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया
और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ भगवान, धूप तो कड़क है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वह आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है। पता नहीं इतनी गर्मी कैसे लग रही है। आदमी नहाकर लौट आया। अरे यार, नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए यह सब हो रहा है। यह सब सूरज के वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी के कारण ये दोनों सो नहीं पाते। इन्हें बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब यह गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है मुझे सूर्य देव से बात करना चाहिए। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्ही ने तो कहा था रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ सूर्य देव, हमने तो कहा था, पर अब मुझे चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप को सह नहीं पाएंगे। आज से आप केवल दिन में ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊँगा। अब राजू और रूपा दोनों चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चांद देव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी बहुत जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाएं। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, इसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने से चंद्रमा भी वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर यह दोनों बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम सूरज को हमेशा जल चढ़ाते हैं और उनको स्वागत करते हैं, इसी तरह आज से हम लोग आपको भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी देने के लिए ज़रूर आऊँगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह इस दुनिया के लिए तुम भी बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात को उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी खूबसूरत रोशनी को लालपुर गांव के धरती पर बिखेर दिया। राजू और रूपा ने उनको प्रणाम किया और स्वागत भी किया और दोनों चैन की नींद सो गए। जादुई चश्मा का कमाल। एक गांव में मोंटी नाम का एक लड़का रहता है, जो बहुत ही कमजोर और दुबला पतला बच्चा है। मोंटी सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलता है, जो गांव से कुछ ही दूरी पर रहता है। मोंटी अपने क्लासरूम में प्रवेश करता है। बेहद कमजोर होने के कारण मोंटी को पूरे क्लास के बच्चे तंग करते हैं। ये सिलसिला रोज की तरह आज भी शुरू हो चुका है। अरे देखो देखो, आ गया अपने स्कूल का पहलवान। क्या रे पहलवान, तू आज फिर से देर कर दिया? कौन? मैं पहलवान? क्या तुम सच में मुझे बोल रहे हो? गोपाल के मुंह से निकला पहलवान शब्द से मोंटी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। तभी गोपाल फिर बोलता है, अरे नहीं रे, मैं एक ही नाम लेते लेते थक गया था, और वैसे भी तू मेरा इतना सेवा करता है, सोचा थोड़ा हम लोग तेरी झूठी तारीफ ही कर दे, ताकि तू आज खुश होकर हम सबकी और सेवा करे। देर से आए हो, क्या हो गया? अभी तो यहाँ कोई टीचर भी नहीं है, और जब तक यहाँ कोई टीचर नहीं आता, तुम्हें तो पता ही है कि तुझे क्या करना है। गोपाल की पहली बात से मोंटी खुश तो हुआ था, लेकिन दूसरी बात से उदास भी हो जाता है, और रोज की तरह मोंटी का हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। सभी के तंग करने से मोंटी हमेशा दुखी रहता था, और आज भी वही हुआ। मोंटी स्कूल से रोता हुआ अपने घर अपने दादाजी के पास जाता है। दादाजी मोंटी को समझाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। कहानियां सुनकर मोंटी खुश हो जाता है। देखो बेटा,
मैं तुम्हें हमेशा तो कहानियाँ सुनाता नहीं रहूँगा। तुम रोज रोज स्कूल से रोते हुए आते हो क्योंकि तुम्हें सारे बच्चे तंग करते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके चिढ़ाने से तुम चिढ़ जाते हो और उसी का फायदा वे लोग उठाकर तुम्हें चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं। देखो बेटा, इंसान कमजोर मन से होता है, शरीर से कदापि नहीं। इसलिए तुम मजबूत अपना मन को बनाओ, शरीर को छोड़ दो। किसी के चिढ़ाने से तुम चिढ़ना नहीं, फिर एक दिन ऐसा होगा कि कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। क्या सच में ऐसा होगा दादाजी? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है, अब से मैं कोशिश करूंगा मन को मजबूत बनाने की। शाबाश मेरे बेटे, तुम मेरे बहादुर बेटे हो। हाँ, और आप मेरे प्यारे दादाजी। मोंटी और उसके दादाजी दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दादाजी का देहांत हो जाता है। दादाजी के जाने से मोंटी उदास रहने लगता है। वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। दरअसल मोंटी के मम्मी पापा भी थे, लेकिन वे दोनों ऑफिस में काम करते थे, जिसके कारण वे दोनों मोंटी को समय नहीं दे पाते थे। इसके कारण मोंटी हमेशा अकेला रहता था। वह सुबह होते ही स्कूल चला जाता और फिर सभी के तंग करने से मोंटी रोता हुआ घर आता था। दादा के ना रहने से मोंटी दादाजी की बातों को अमल नहीं कर पा रहा था। मोंटी अपने कमरे में बैठ रो रहा था। तभी उसके पापा आते हैं। अरे क्या हो गया मोंटी बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मेरे बहादुर बेटे हो ना? चलो चलो चुप हो जाओ। मैं कोई बहादुर बेटा नहीं हूँ, सब मुझसे झूठ बोलते हैं। नहीं मोंटी बेटा, तुम सच में बहादुर बेटे हो। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं चलता हूँ। किचन में खाना रखा है, खा लेना। ये कहते हुए मोंटी के पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मोंटी अपने कमरे से दादाजी के कमरे में चला जाता है और दीवार में टंगे तस्वीर अपने दादाजी को देखने लगता है। काश आप आज मेरे साथ होते दादाजी। एक आप ही तो थे जो मेरे अकेलेपन को दूर करते थे। अब मैं कहाँ जाऊँ? मोंटी अपने दादाजी के तस्वीर से घंटों बात करने के बाद उसी कमरे के एक अलमारी पर मोंटी की नजर पड़ती है। अलमारी के ऊपर एक बॉक्स रहता है। बॉक्स के ऊपर छोटे अक्षरों में कुछ लिखा रहता है, जादुई चश्मा, जो काफी चमक रहा था। मोंटी अलमारी के पास जाता है और चमकते हुए बॉक्स को देखता है। जादुई चश्मा। मोंटी बॉक्स के ऊपर लिखे नाम को पढ़ता है और बॉक्स को खोलता है। उसने बॉक्स के अंदर एक सुनहरे रंग का चश्मा देखा। मोंटी को चश्मा बहुत पसंद आया और उसने चश्मे को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद मोंटी जादुई चश्मे को पहनता है। चश्मा पहनते ही मोंटी के सामने दादाजी खड़े हो जाते हैं। मोंटी यह सब देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता और वह चश्मा खोल देता है। दादाजी, दादाजी, कहाँ हैं आप? सामने तो आइए, कहाँ चले गए? मोंटी अपने दादाजी को ना देखने पर वह फिर चश्मा पहनता है। चश्मा पहनते ही दादाजी सामने आ जाते हैं। मोंटी समझ जाता है कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि एक जादुई चश्मा है। मोंटी अपने दादाजी को अपनी नजरों से कभी दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह चश्मे को हमेशा पहने रहता था। जादुई चश्मे से मोंटी अपने मन से जो चाहता वो पूरा कर लेता था। और एक दिन मोंटी चश्मा पहनकर स्कूल जाता है और टीचर क्लास में बैठे सभी बच्चों से सवाल पूछती है। फिर आखिरी में मोंटी से सवाल किया जाता है। सभी बच्चे को पता था कि मोंटी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन इस बार मोंटी सभी सवाल का जवाब सही सही दे दिया। मोंटी के जवाब से सभी हैरान हो गए, यहाँ तक कि शिक्षक भी। शिक्षक ने मोंटी की खूब तारीफ की। यह सब देख मोंटी बहुत खुश हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि मोंटी स्कूल में इतना खुश हुआ हो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था मोंटी भली भांति जानता था कि यह सारा कमाल जादुई चश्मे का है।
पहाड़पुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहाड़पुर में ही रहा करता था, लेकिन बाकी गांव वालों की तरह वह मेहनती और काबिल नहीं था। प्रेमलाल का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां पर उसने उधारी ना मांगी हो, इसलिए उसके गांव वालों ने प्रेमलाल से उसका नाम उधारी लाल रख दिया। अब उसकी पत्नी सीमा भी उसके उधार लेने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अजी कहाँ गए हो? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। हाँ हाँ, भगवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से क्या होगा? आपको बाहर जाकर काम भी करना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया भगवान, पूरे गांव वालों तो पहले से ही हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो उनको लगता है इसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर के राशन लेने को सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन ने देखकर बोला, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। वह पैसे ले लेता है और नजर भी नहीं आता है। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। उधारी लाल ने अभी 4 दिन पहले मुझसे 2000 रुपये लिए थे और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, न पैसे दिया है और ना ही नजर आया है। अरे ओहो रामू भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ, मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे भैया, कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब किया है क्या? अरे बोर्ड पर लिखा है कि आज नगद और कल उधार, लेकिन तुमने तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल दिया। इस पर यह नहीं लिखा है कि हमेशा उधार लो और नगद भी ना दो। अरे भैया, मैं तो तुम्हें 6 महीने पहले पूरे पैसे दे दिए थे, तो फिर आप मुझे फिर से पैसे क्यों मांग रहे हैं? अरे भैया देखो तो सही, 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। आज मैं कोई उधार नहीं दूंगा तुम्हें। अरे रामू भैया, एक बार मेरी पगार तो आ जाने दो, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे क्या कहा भैया? पगार? यह अमृत तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पे रख रहा है भला? हैं? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी इससे मिलूं जरा। और तभी वहाँ पर जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो तो भैया, चांद आखिरकार किधर से निकल आया। बड़ी खरीदारी हो रही है। क्या बात है उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे भैया, दूसरों की बात छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि रामू ने ही उधार दिया होगा। अरे नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दिया है और ना ही दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे, जिसकी वजह से वह बिना दुकान से सामान लिए ही वहां से चला गया। तभी उसी वक्त गांव में एक बाबा आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। बाबा को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछता है, बाबा जी, बड़े दिनों बाद आपके गांव में आना हुआ है। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाला। बाबा जी, मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सब समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का तो हल मिल जाएगा बरखुरदार, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। और बाबा ने उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसके समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारी अच्छी समय आने वाला है। बस तुम्हें कुछ समय अच्छे से मेहनत करना है, बस। हाँ बाबा, लेकिन ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तुम जाकर झूठ बोलकर उधार मांगना छोड़ दो, और तुम जिससे भी उधार लिए हो उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छा आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के बलबूते सारे गांव वालों के पैसे चुका दो और उन्हें दावत पर बुलाओ। अच्छा ठीक है बाबा जी,
मैं अब ऐसा ही करूँगा। चलो फिर दक्षिणा दो। अरे बाबा जी, मैंने आज तक किसी को उधार चुकाया है, लेकिन मैं आपके उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको आपकी दक्षिणा जरूर मिलेगी बाबा जी। अरे भैया, मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ और ये उधारी लाल मुझे ही सीधा कर गया। उधारी लाल बाबा जी के बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप जाके गांव वाले लोग से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे वापस देने का वादा करता है। लेकिन जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रख दी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे पूरे पैसे वापस न कर दो और पूरे गांव वालों को दावत न करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर टेंशन में पड़ जाता है और बाबा जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। बाबा जी ने उधारी लाल को दुखी देखकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल, अब मुझे किस तरह से लुटने आए हो? हैं? क्यों, परेशान हो क्या? बाधा आ गई है? देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में हाथ भिड़ाओ तो मैं तुम्हें इसके महीने के 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है बाबा जी, मुझे मंजूर है। मैं कभी भी उधारी नहीं मांगूंगा। आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इस तरह उधारी लाल बाबा जी के पास काम करके गांव वालों के कर्ज चुकाकर सबको दावत भी देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये गांव मोतीपुर है। यहाँ साल में किसी न किसी के घर यहाँ जादुई पेड़ उगाता है। यहाँ का राजा का नाम मोतीहार है, लेकिन सभी लोग राजा को मोतीहार से मोतीहरन कहने लगे। ऐसा क्यों कहने लगे, आइए देखते हैं। मोतीहरन मोतीहार महाराज की जय हो। नहीं नहीं, तुम पहला नाम क्या बोले? माफ कीजिएगा महाराज, वो गलती से जुबान फिसल गया। पर महाराज, आप तो इस राज्य के महाराज हैं। आप तो किसी का भी मोतीहरन कर सकते हैं। अच्छा ज्ञानी भी आपके सामने कुछ भी नहीं। मेरे तारीफ में आज तुम बहुत कुछ बोले हो, इसलिए आज तुम पूरे गांव में जाकर देखो कि कहीं जादुई पेड़ उगे हैं कि नहीं, फिर तुम्हें इनाम दूंगा। जी महाराज। नाम लेने की क्या जरूरत था? वैसे ही पता नहीं इनाम में क्या मिलेगा। मोतीहरन तो है ही हो, कोई सजा ना दे दे। अच्छा चल, पहले पेड़ तो देख ले, शायद पेड़ देखकर महाराज खुश हो जाए और माफ कर दे। हाँ चल, जादुई पेड़ आज उगेगा तब ना। मदन और राजू पूरा गांव घूमकर महाराज के पास चले जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हम दोनों पूरा गांव घूमकर देख आए, पर कहीं भी वो जादुई पेड़ नहीं दिखा। तुम मुझे यह शुभ समाचार सुनाकर बहुत ही अच्छा किया। सच में इसका मोतीहरन हो गया है। जादुई पेड़ नहीं मिला, ये कोई शुभ समाचार है। आज से तुम दोनों इस राजमहल में ही रहोगे। अब आओ। ये मोतीहार जादुई पेड़ ना उगने की खुशी क्यों मना रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? वही तो, इसके पीछे क्या राज है, पता करना होगा। इसका भी राज खुल जाएगा। पूरा गांव में कहीं भी वो जादुई पेड़ नहीं था, केवल अब राज बागीचा ही बचा है देखने को। हाँ, अब जादुई पेड़ ही सब कुछ बता सकता है। चलो, शायद आज जादुई पेड़ इस राजमहल में ही उगा हो। और रहा जादुई पेड़, सबसे अलग दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, वही रूप लेकर आया है, बस इसके डाली की जगह मोती नहीं है। और रहा पेड़ में दरवाजा के अंदर मोती, इस बार और ज्यादा है और चमक भी रहा है। हाँ, लेकिन इसका हकदार इस राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं सभी का हक है, क्योंकि ये जादुई पेड़ सभी का भला चाहता है। मोतीहार को मोतीहरन लोग क्यों कहते हैं, ये मैं आज समझ गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मैंने राजा को बताया कि गांव में कहीं भी जादुई पेड़ नहीं उगा है, तो राजा को पता हो गया
कि इस बार राज बगीचे में ही जादुई पेड़ उगेगा, और इस बात से वो खुश हो गया और अपनी खुशी हम लोगों को बता दिया और इस राजमहल में रहने के लिए बोल दिया। अब समझ गया। इसका मतलब हम दोनों की जगह पे कोई चोर होता तो किसी को कुछ नहीं मिलता इस मोतीहार राजा के कारण। हाँ, अब मैं राजा मोतीहरन को बुला कर लाता हूँ। तुम दोनों साथ मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा इनाम लेकर आता हूँ। इस मोतीहरन के कारण मैं अब तक किसी को भी अपना मोती नहीं दे सका। अब तुम दोनों ही इस मोती को सभी लोगों तक पहुंचाओगे और मदन इस राज का राजा होगा, क्योंकि ये मोतीहार का बड़ा भाई है। अब ये मोतीहरन मेरे पास ही रहेगा। क्या सच में तुम राजा मोतीहार के बड़े भाई हो? हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। राजा मदन की जय हो, राजा मदन की जय हो। अच्छा ठीक है, पहले चलो ये मोती सभी को दे देते हैं।